मित्रों, मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर जिला इंदौर में पदस्थ हूं। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूं कि प्रभावी एफआईआर क्या है और उसकी क्या विशिष्टियां होती हैं एवं जीरो एफआईआर क्या है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। एफआईआर के संबंध में बताने के पूर्व मैं आपको एक घटना सुनाने जा रही हूँ। ललिता कुमारी नाम की एक महिला थी, उसका कोई व्यक्ति रेप करता है। वह अपने पिता के साथ थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जाती है। बार बार आग्रह करने के पश्चात भी उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है और उसे रिपोर्ट दर्ज कराने में टालमटोल की जाती है। यह मात्र एक घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हैं जहां मानवता को ताक पर रख दिया जाता है और कानून को भी नकार दिया जाता है। यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ललिता कुमारी ने इस संबंध में उच्चतम न्यायालय में पिटीशन प्रस्तुत की थी और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में एफआईआर दर्ज किए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे। इसके पूर्व हम संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों को देखते हैं। संज्ञेय अपराध गंभीर किस्म के अपराध होते हैं। इन संज्ञेय अपराधों के मामले में एफआईआर दर्ज किया जाना आवश्यक होता है एवं यह आज्ञापक प्रावधान है। किंतु असंज्ञेय मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 155 के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति अदम चेक दर्ज करवाता है, जिसे एक पुलिस अधिकारी द्वारा एक रजिस्टर में लेखबद्ध किया जाता है। तत्पश्चात उस पुलिस अधिकारी के द्वारा संबंधित व्यक्ति को न्यायालय में जाकर मौखिक या लिखित रूप से कार्रवाई करने के लिए अवगत कराया जाता है। न्यायालय के आदेश पर ही उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाती है। अब हम पुनः ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य में जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किए गए इस संबंध में चर्चा करना चाहेंगे। धारा 154 के अधीन एफआईआर दर्ज करना आज्ञापक है। यदि सूचनाकर्ता किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है तब किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जहां प्राप्त सूचना से संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट नहीं होता है तब एक प्रारंभिक जांच गठित की जा सकती है। प्रारंभिक जांच का क्षेत्र सूचना की सच्चाई को सत्यापित करना नहीं होता है। ऐसे सत्यापन का उचित प्रक्रम एफआईआर दर्ज करने के बाद है। एक प्रारंभिक जांच समय सीमा में होना चाहिए और 7 दिन से अधिक की समय सीमा नहीं होना चाहिए। विलंब का कारण जनरल डायरी में दर्शित होना चाहिए। यदि प्रारंभिक जांच शिकायत की समाप्ति पर खत्म होती है तो इसकी साकारण सूचना तत्काल सूचनाकर्ता को दी जानी चाहिए। एफआईआर 2 प्रकार की होती है। धारा 154 के अधीन पुलिस अधिकारी को सूचनाकर्ता द्वारा दी गई सम्यक रूप से हस्ताक्षरित एफआईआर और दूसरी एक सूचनाकर्ता द्वारा पुलिस को प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा पंजीबद्ध एफआईआर। दोनों प्रकार की एफआईआर यदि संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है तो पुलिस एफआईआर पंजीबद्ध करने के लिए अपने कर्तव्य से बंधी होती है। धारा 166 ए भारतीय दंड संहिता में दिया गया दंड जो कि संज्ञेय अपराध में प्रथम सूचना दर्ज न करने के लिए है, वह धारा 166 ए भारतीय दंड संहिता में जिन अपराधों का उल्लेख नहीं है उनके लिए अनिवार्य नहीं है। धारा 166 ए भारतीय दंड संहिता को धारा 154 एक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के साथ पढ़ना चाहिए। संज्ञेय अपराध के बारे में सभी सूचना, चाहे उसमें जांच होना हो या एफआईआर दर्ज होना हो, उन्हें जनरल डायरी में दर्ज करना चाहिए और जांच गठित करने का निर्णय डायरी में दर्शित भी होना चाहिए। धारा 154 सीआरपीसी के प्रावधान धारा 44 पुलिस अधिनियम 1861 पर अभिभावी होंगे। धारा 2G, 159, 202 और 340 दंड प्रक्रिया संहिता की जांच एक न्यायिक कृत्य से संबंधित है, न कि पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने के पूर्व की जाने वाली जांच से या एफआईआर दर्ज करने के पश्चात अनुसंधान के लिए कदम उठाना। अब मित्रों, मैं आपको यह बताने जा रही हूँ कि प्रभावी एफआईआर क्या है। प्रभावी एफआईआर के लिए क्या क्या विशिष्टियाँ होना चाहिए। प्रभावी एफआईआर में जब फरियादी घटना की रिपोर्ट करने के लिए थाने पर जाता है तो वह उसके अंतर्गत घटना की दिनांक, घटना का स्थान, घटना कहाँ घटित हुई, किसके द्वारा कारित की गई और घटना में प्रयुक्त किए गए हथियारों का विवरण भी देना आवश्यक है। और यदि संभवतः
आरोपीगण के पिता का नाम और उनके निवास स्थान का भी उल्लेख होना आवश्यक है। और एफआईआर का एक निश्चित प्रोफार्मा होता है मित्रों। इसके लिए यदि एफआईआर दर्ज कराने में विलंब हो जाता है तो उस विलंब का कारण भी एफआईआर के कॉलम में दर्शित अवश्य किया जाना चाहिए। एफआईआर पर एफआईआर दर्ज कराने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर होना आवश्यक है और पुलिस अधिकारी जो एफआईआर दर्ज करता है उसके भी हस्ताक्षर होना आवश्यक है। किंतु यदि फरियादी जहां पर अनपढ़ है तो वह रिपोर्ट पुलिस अधिकारी द्वारा उसे पढ़कर सुनाई जाएगी। उसके पश्चात उसका निशानी अंगूठा लिया जाएगा। तत्पश्चात उस पर पुलिस अधिकारी उसे सत्यापित करेगा। एफआईआर पूर्णतः निःशुल्क होती है एवं इसकी एक कॉपी एफआईआर दर्ज कराने के पश्चात शिकायतकर्ता को दी जाती है और एक कॉपी इसकी संबंधित क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 के अंतर्गत भेजी जाती है। एफआईआर कोई भी व्यक्ति दर्ज करा सकता है, भले ही उसके साथ घटना घटित हुई हो या ना हुई हो। किंतु एक स्थिति ऐसी भी बनती है जहां फरियादी की मृत्यु हो जाती है और घटना उसके साथ घटित होती है, तो ऐसी एफआईआर को मृत्युकालिक कथन के रूप में उपयोग की जा सकती है। मान लीजिए कोई फरियादी घटना की रिपोर्ट कराने के लिए थाने पर गया, थाने पर उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है, तब वह संबंधित व्यक्ति ऐसी इतला का सार संबंधित पुलिस अधीक्षक को डाक के द्वारा भेज सकता है। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(3) में दिए गए हैं। और ऐसा पुलिस अधीक्षक समाधान हो जाने पर उस मामले का स्वयं अन्वेषण करेगा या अपने किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी के द्वारा उस मामले का अन्वेषण कराएगा और ऐसी समस्त शक्तियाँ उस अधिकारी को थाने के भारसाधक अधिकारी के समान ही होगी। मित्रों, सन 2012 में एक निर्भया प्रकरण घटित हुआ था जिससे आप सभी वाकिफ होंगे। यह घटना ने पूरे देश में आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया था और वास्तव में यह घटना दिल दहलाने वाली थी। दिल्ली के बसंत विहार कॉलोनी में 6 अभियुक्तों ने एक महिला के साथ बहुत ही जघन्य और घृणित तरीके से उसका रेप किया था। जनता के व्यापक विरोध एवं प्रदर्शन के पश्चात जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी के द्वारा विधि संशोधन 2013 पारित किया गया था। इस संशोधन की कंडिका 3 में नई धारा 166 का भारतीय दंड संहिता अंतर्स्थापित की गई थी, जिसमें कोई लोक सेवक होते हुए किसी अपराध या अन्य मामले में अन्वेषण के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति की किसी स्थान पर उपस्थिति की अपेक्षा किए जाने से प्रतिषिद्ध करता है या अवज्ञा करता है या किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए यह जानते हुए अवज्ञा करता है या धारा 154(1) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत स्क्रीन पर दर्शाई गई धाराओं के अधीन सूचना लेखबद्ध कराने में असफल होता है, तो वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास से कम नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। मित्रों, आइए अब मैं आपको बताती हूँ एफआईआर के संबंध में कुछ रोचक तथ्य। यदि एफआईआर दर्ज कराने में यदि एक मामला संज्ञेय है और दूसरा मामला असंज्ञेय है तो क्या स्थिति होगी? इस मामले में पूरे मामले को ही संज्ञेय मामला माना जाएगा। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। मान लीजिए एक पड़ोसी ने एक व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया और उसके साथ अश्लील गालियाँ भी दी, तो यदि थप्पड़ मार दिया तो धारा 323 का अपराध होगा जो कि असंज्ञेय प्रकृति का अपराध है, और अश्लील गालियाँ दी तो 294 आईपीसी का अपराध बनता है जो कि संज्ञेय किस्म का अपराध है। इस स्थिति में पूरे मामले को ही संज्ञेय मानकर उसमें आगामी कार्रवाई की जाएगी और एफआईआर दर्ज की जाएगी। कारी चौधरी विरुद्ध सीता देवी के मामले में यह प्रतिपादित किया गया है कि एक ही अभियुक्त के विरुद्ध एक ही केस में 2 एफआईआर नहीं लिखी जा सकती है। एक ही घटना जब परस्पर विरोधी बातें आ जाती हैं तब उस संबंध में 2 एफआईआर लिखी जाएंगी एवं उसका अनुसंधान करता एक ही व्यक्ति होगा। रिपोर्ट के रूप में जब नए तथ्य दिखाए जाए तो यह मानना चाहिए कि पहली रिपोर्ट में नामित व्यक्ति ही वास्तविक दोषी है। अन्वेषण अधिकारी को मामले की सही छानबीन करके यह दिखाना होता है कि वास्तव में अपराध कारित किया गया है या अतिरिक्त धारा 173(2) के अंतर्गत रिपोर्ट दाखिल करने के बाद भी उसे फिर से छानबीन करने को कहा जा सकता है, क्योंकि धारा 173(8) से यह बात स्पष्ट हो जाती है।
यह आवश्यक नहीं है मित्रों कि एफआईआर में घटना के सभी तथ्य समाहित हो। यह मात्र एक सूचना मात्र होती है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण न्याय दृष्टांत अवलोकनीय है धर्मेश सिंह विरुद्ध यूपी राज्य, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि एफआईआर एनसाइक्लोपीडिया नहीं है। यदि पल पल का विवरण नहीं दर्शाया गया तो यह नहीं माना जाएगा कि घटना घटी ही नहीं। साथ ही खिलावन कुमार विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य में माननीय न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट इतला देने वाले व्यक्ति का खंडन या पुष्टि के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। अब मित्रों, मैं आपको झूठी एफआईआर के संबंध में बता रही हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने झूठी एफआईआर दर्ज कराई है, तो वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध झूठी एफआईआर दर्ज कराई है वह अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए अपनी तरफ से कुछ सबूत और दस्तावेज पुलिस को पेश करता है और पुलिस जांच में यह पाती है कि वह व्यक्ति निर्दोष है, तब झूठी एफआईआर दर्ज करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध 182 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। और यदि पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 182 के अंतर्गत कार्रवाई नहीं करती है तो वह व्यथित व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में इस संबंध में पिटीशन भी फाइल कर सकता है। और यदि वह पिटीशन भी फाइल नहीं करता और यदि प्रकरण के निराकृत हो जाने पर वह दोष मुक्त हो जाता है, तब झूठी एफआईआर दर्ज कराने वाले व्यक्ति के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 182, 211 के अंतर्गत कार्रवाई कर सकता है। जीरो एफआईआर मित्रों, सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है ना, लेकिन यह बहुत सरल बात है। जैसा कि अभी तक हमने चर्चा की, यह बात तो स्पष्ट हो गई कि संज्ञेय अपराधों में एफआईआर दर्ज किया जाना आज्ञापक प्रावधान है। लेकिन एक बात बहुत कम ही लोग जानते हैं, किसी भी संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट भारत के अंतर्गत किसी भी पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है, चाहे अपराध उस पुलिस थाने की सीमा में घटित हुआ हो या ना घटित हुआ हो। ऐसी स्थिति में जब अपराध किसी और थाने की सीमा में किया गया हो और एफआईआर अन्य थाने द्वारा लेख की गई हो, तब वह पुलिस थाना उस एफआईआर पर अपराध क्रमांक दर्ज नहीं करता, वरन वह जीरो पर कायमी करता है और उस एफआईआर को संबंधित थाने जहां अपराध कारित हुआ था वहां पर भेज दिया जाता है। वहां उस एफआईआर पर असल कायमी की जाती है एवं उस पुलिस थाने का अपराध क्रमांक दर्ज किया जाता है। अब मित्रों, मैं समझती हूं कि आज आपको एफआईआर के संबंध में अधिकतम प्रावधानों से मैं अवगत कराने में सफल हुई हूं। धन्यवाद।